हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके नोबल स्टोरी। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए 100 लाइक्स का टारगेट रखा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 111। अब तक आपने सुना। अभिवंत काफी हैरानी हुआ। एक तो ये कि अकीरा सच में फिर से उसके होटल में गई थी, और दूसरा ये कि अकीरा ने उसे कैसे डरा दिया। मुझे पूरी बात बताओ, अद्विक ने एक साथ कहा। आपने कहा था कि आप नाराज नहीं हैं। उसने सच में कहा कि रात को मेरे बेड के पास भूत आकर मुझे खा जाएगा। वह बहुत खतरनाक है। आप नहीं जानते कि वह उस टाइम कैसी दिखती थी। वह बिल्कुल सूरपंखा जैसी थी। अद्विक को उम्मीद थी कि अभिवंत भी अकीरा को बुरा भला बोलेगा, लेकिन ये सुनने के बाद अभिवंत 2 बार जोर से हंसा। क्या मेरी बीबी इतनी प्यारी है? अद्विक, प्यारी? वह इतना डर गया था कि लगभग उसकी जान निकल गई। और यहाँ उसके भाई को वह प्यारी लगा रही थी। अब आगे मुंबई। उसके भाई को अपनी बीवी क्यूट लग रही थी, जबकि अकीरा के ऐसे करने से उसकी जान निकल गई थी। अद्विक ने कंप्लेन करते हुए कहा, भाई, आपको वह क्यूट लग रही है, जबकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर गया हूँ। दूसरी तरफ अभिवंत ने अपनी हल्की एरोगेंट वॉइस में कहा, मेरी बीबी सिर्फ मुझे धमका सकती है, क्या तुम उसके काबिल भी हो जो वह तुम्हें धमकाएगी? इसके अलावा उसकी भी पसंदीदा जगह वह है जहां वह अकीरा को धमका सकता था। बेड पर। अभिवंत बोला, अद्विक। हाँ भाई, अद्विक ने चिढ़कर जवाब दिया। अभिवंत अपनी हंसी रोकते हुए बोला, रात को वॉशरूम जाते टाइम केयरफुल रहना। रेड कपड़े पहनी भूत रात को वॉशरूम में भटकना बहुत पसंद करती हूँ। ये सब सुनकर अद्विक अब सचमुच रोने ही वाला था, और उसने बहुत अनकंफर्टेबल होकर कॉल काट दी। अब उसे लग रहा था कि उसे अपने भाई को नहीं बताना चाहिए था ये सब। उसने उसे और डरा दिया। भाई अब मुझसे प्यार नहीं करते, वह सिर्फ उस लड़की अकीरा से प्यार करते हैं। ये सोचकर वह उदास हो गई, जैसे किसी ने उसका दिल बुरी तरह दिल तोड़ दिया हो। अल्पविराम डॉट। अभिवंत ने अकीरा को एक मैसेज भेजा। होटल में। अकीरा ने अभी अभी खाना खत्म किया और उसने अपना फ़ोन देखा, जिसके ऊपर अभिवंत का मैसेज आया हुआ था, जिसमें वह पूछ रहा था कि वह कहाँ पर है। अकीरा ने रिप्लाई करा, अद्विक के होटल में, मैं अभी अभी खाना खाकर चुकी हूँ। अभिवंत का फिर मैसेज आया, कितने लोग? अकीरा, सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं। इसका मतलब इसमें वह क्रिश भी होगा। अभिवंत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और शांति से फिर मैसेज भेजा, क्या तुमने खाना खत्म कर लिया है? मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बस 10 मिनट के अंदर। क्या उसने अभी नहीं बोला कि उसने खाना खा लिया है? तो वह दोबारा क्यों पूछ रहा है? अकीरा को लग रहा था जैसे वह पागल हो गया हो। लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने रिप्लाई करा, ठीक है, सीनियर क्रिश भी बिल पे करने जा रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी आना। इंतजार करो। अभिविंतर ने मैसेज भेजा के बाद खुद से बोला, वह क्रिश बिल पे कर रहा था। क्या उसकी बीबी जो भी वहां पर खाना खाती थी, उसका बिल पे करने की उसके अलावा किसी और को जरूरत क्यों पड़ रही थी? उसने अपना कोट उठाया और ऑफिस से बाहर चला गया और अपने मैनेजर को बुलाया। अल्पविराम डॉट। अकीरा, तुम किससे बात कर रही हैं? क्या ये तुम्हारे हस्बैंड है जिससे तुम चैटिंग कर रही हो? लिपिका ने मजाक में पूछा। हाँ। अकीरा ने अपना फ़ोन रख दिया और सिर हिलाते हुए बोली, उन्होंने कहा कि वह मुझे लेने आ रहे हैं। ओह, तो फिर हम आखिरकार तुम्हारे हस्बैंड से मिल सकते थे। लिपिका में एक्साइटेड होते हुए कहा। क्रिश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके हाथ की मुट्ठी आपस में कस गई थी और उसने अकीरा की तरफ देखा, जो लिपिका से बात कर रही थी। हर कोई इस बात को लेकर एक्साइटेड था कि अकीरा का पति कैसा दिखता होगा। सच में, इसको लेकर भी वहां पर बहुत सारे लोग परेशान थे कि कोई अकीरा के साथ धोखा ना हुआ हो। अकीरा सिर्फ 20 साल की थी, जबकि कानून के दायरे में आकर लड़की की शादी की उम्र 21 साल होती है। तो क्या अकीरा की शादी इलीगल नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं उसे किडनैप करके किसने जबरदस्ती शादी कर ली हो? जबकि उन्हें अकीरा की बातों से इतना तो अंदाज हुई गया था कि जो लड़का है वह अकीरा से बड़ी उम्र का है। कहीं वह आदमी 49 साल तो नहीं, एक मिडिल एजड मैन जिसने धोखे से छोटी लड़कियों से शादी कर ली। लिपिका की नज़र में उसका दोस्त क्रिश सच में अकीरा के लिए परफेक्ट था, एक हाई रैंक ऑफिसर का बेटा, ऊपर से अमीर और सुंदर। अगर अकीरा उसके साथ होती तो कितना अच्छा होता। वहीं बैठी अलिका भी यह नोटिस कर करे थे कि क्रिश अकीरा को पसंद करता है। इसलिए उसने अपनी चॉपस्टिक को कसकर पकड़ लिया और मन बना लिया कि अगर अकीरा का हस्बैंड हॉट नहीं हुए तो वह उनसे डाइवोर्स करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। मैं पे कर दूंगा, क्रिश ने प्यार से कहा। ये देखकर कि हर कोई उसे और अकीरा को देख रहा है, क्रिश को डर था कि अकीरा कहीं अनकंफर्टेबल फील ना करें, इसलिए उन्होंने टॉपिक बदलने हवा जल्दी से वेटर को बुलाया। वेटर ने रिपेक्टली कहा, सर, आपके खाने के पैसे पहले ही किसी और ने दे दिए हैं। दे दिए? सभी हैरान थे। क्रिश ने भी अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली।
मिसेज अकीरा के हस्बैंड मिस्टर सूर्यवंशी ने बिल पे कर दिया है, और इतना बोलकर वह वेटर रुका और उसने अपनी पॉकेट से ब्लैक कार्डों का एक ढेर निकालते हुए कहा, ये होटल के टॉप लेवल वीआईपी मेंबरशिप कार्ड हैं जो मिस्टर सूर्यवंशी ने सभी को देना को बोला है। हाँ, अगर फ्यूचर में किसी भी टाइम इस होटल में आकर खाना खा सकते हैं, हर कार्ड में 10 करोड़ तक का खाना किया खाया जा सकता है। मिस्टर सूर्यवंशी ने यह भी कहा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उनकी बीवी का ख्याल रखा। अलीका के हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक्स जोर से जमीन पर गिर गईं। वहां पर हर कोई एकदम चुप था। होटल का वीआईपी ब्लैक कार्ड जो मुंबई में सिर्फ 3-4 लोगों के पास होगा, इतना सारे कार्ड वह उन्हें दे रहा है, और हर कार्ड में 10 करोड़ तक से खाना आराम से खाया जा सकता है। क्या ये कुछ ज्यादा ही लग्जरियस नहीं हो गया? वे सब अकीरा की ओर देखने लगे। जाओ ले लो, अकीरा ने अपना सिर हिलाया और उसके दिल में एक ख्याल आया कि अभिवंत सच में ही कुछ ज्यादा अमीर हैं। अगर वह ऐसे ही पैसे लुटाता रहा तो कहीं वह एक दिन गरीब ना हो जाए। उसके इसके बारे में कुछ सोचना होगा। कार्ड लेने के लिए सभी लोगों के हाथ कांप रहे थे। क्रिश कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर उसने वह ब्लैक कार्ड ले लिया। इस तरह के हंगामे के बाद हर कोई और बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ये देखने के लिए क्या अकीरा का हस्बैंड है कौन। सारे जितने भी लोग अकीरा के साथ आए थे सब बाहर गेट पर खड़ा हो गए और अभिवंत के आने का इंतजार करने लगे। हालांकि अकीरा का पति सच में अमीर था, लेकिन अमीर होने से क्या होता है, हैंडसम भी होना चाहिए। नहीं, उसका पति सच में अमीर 40 साल का गंजा बूढ़ा आदमी तो नहीं, क्योंकि इतने पैसे ज्यादातर बूढ़ों के पास होता है। इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते ही वे सभी को अकीरा के लिए बहुत बुरा लगा रहा था। अगर ऐसा होता तो वो सच में अपने हाथों में पकड़े हुए कार्ड को अपने सिर पर मार लेते। वह सारे लोग 10 मिनट तक बाहर इंतजार करते रहे। आखिरकार एक ब्लैक रोल्स रॉयस रोज नवा ड्रॉपटेल जिसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा की थी, वह धीरे धीरे वहां आकर रुकी। क्रिश और दूसरे लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आओ आओ, ये कार, ये तो रोल्स रॉयस रोज नवा ड्रॉपटेल कार है जो अभी तक सिर्फ 4 बनी है। क्या सच में यह अकीरा के हस्बैंड के पास है? हाय भगवान, ये कितना ज्यादा अमीर आदमी है। ये सब सोचकर वहां पर खड़े हर इंसान हैरान हो रहा था। वहां गया, क्रिश ने भी कार को ध्यान से देखा और अपने होठों को कसकर बिछ लिया। कार का दरवाजा खुला, एक आदमी ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा। क्या क्रिश और दूसरे लोगों को ऐसा लगा जैसे उनका दिल टूट गया हो। यह आदमी अकीरा का पति है। हालांकि यह अच्छा लग रहा है, लेकिन क्रिश उसकी तुलना में ज्यादा सही था। उन्हें उसे देखकर बहुत ज्यादा अजीब फील हुआ। लेकिन तभी वह आदमी जो ड्राइविंग सीट से बाहर निकाला था सब पीछे के दरवाजे के पास गया और उसे रिस्पेक्टफुली उसने दरवाजा खोला। प्रेसिडेंट, उसने अपना सिर झुकाकर पुकारा। वह सभी हैरान थे। सबसे पहले जो चीज सबकी नजरों में आई वह थे ब्लैक कलर के लेदर शूज। थोड़ा ऊपर देखने पर सबको उसके पतली और लंबे पैर दिखाई देखे। ऐसे ही करते करते उनकी नज़र उसके चेहरे पर चली गई। तब उन्होंने देखा डेविल आदमी जिसने ग्रे कलर का टक्सीडो सूट पहन रखा था। उसके फेशियल फीचर ऐसे थे जैसे कोई नरक का देवता धरती पर आ गया हो। अभिवंत ने एक गहरी ठंडी सांस ली और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन को देखकर वहां पर सिर्फ अकीरा के छोड़कर सभी लोगों को अपने दिल में एक डर सा महसूस हुआ। ऊपर से उसकी वह फीनिक्स आंखें जिसे देखकर किसी का भी सिर अपने आप नीचे झुक जाए। उसकी एक नज़र लोगों को गिरने के लिए काफ़ी थी। बहुत बहुत हैंडसम। न केवल लड़कियां बल्कि लड़के भी अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस कर सकते थे। मुंबई। अभिवंत अपने लंबे पैरों के साथ कुछ ही कदमों में अकीरा के सामने आकर खड़ा हो गया। वाइफ। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले सभी लोग अपने होश में वापस आ गए। अकीरा, यह आपके पति हैं। लिपिका ने अपना थूक निगला। ये बहुत हैंडसम है, हद से ज्यादा। इतना बोलकर लिपिक ने क्रिश की तरफ सिंपैथी से देखा, जो शांति से खड़ा हुए सब देख रहा था। अकीरा ने अपने शांत एक्सप्रेशन से कहा, हम। उसने अभिवंत के शरीर से आने वाली हल्की परफ्यूम की खुशबू महसूस की। वह परफ्यूम लगा कर आया है। सही है। अभिवंत ने घूर कर वहां पर मौजूद सब लोगों को देखा जो उसे अजीब नजर देख रहे थे। वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, हेलो, आई एम हर हस्बैंड। कुछ दिनों से मेरी बीवी अपना ज़्यादातर टाइम मेडिकल डिपार्टमेंट के कामों में दे रही है, और उसने मुझे बताया कि वहां पर आप लोगों ने उसकी बहुत मदद की। इतना बोलकर अभिवंत ने अकीरा को अपने पास खींचा और उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लिप दी। लिपिका मना करते हुए मुस्कुरा कर बोली, नहीं नहीं, उल्टा अकीरा ने हमारी बहुत मदद की। फिर एक सेकंड रुककर वह जल्दी से आगे बोली, इसके अलावा अभी जो ब्लैक कार्ड आपने दिए वह सच में बहुत ज़्यादा कीमती है। ये सुनकर अभिवंत टेढ़ा मुस्कुराया और अकीरा की तरफ देखते हुए बोला, यह मेरा पहली बार है जब मैं आपसे मिल रहा हूँ, इसलिए मैंने ये छोटा सा गिफ्ट आपको अपनी तरफ से दिया है, जो ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। अभिवंत की आंखों जो बहुत खतरनाक लग रही थे, लेकिन चेहरे से डेविल स्माइल करते हुए बोल रहा था, ओके, तो अब हमें चलना चाहिए, मेरी बीबी को रात को जल्दी सोने की आदी है।
ये सब सुनकर भी अकीरा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अभिवंत को देखा। हर कोई बस उन दोनों के बारे में ही सोच रहा था। अभी तो सिर्फ 7 बजे थे, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, या फिर ये लोग एक दूसरे के करीब आकर कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए तो उन्हें जल्दी वापस जाने की लग रही है। नींद तो बस एक बहाना है। लिपिका ने फीफा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप लोग ध्यान से जाएगा, थोड़ी सी सिक्योरिटी पर भी ध्यान दीजिएगा। अब लिपिका का सिक्योरिटी से क्या मतलब था, ये तो वह पर हर कोई समझ गया। वहीं अभिवंत ने अपनी बाहें अकीरा की कमर में और ज्यादा कस ली और उसे लेकर कार में बैठ गया। बिल्कुल डोमिनेटिंग और जेंटल, हर कोई खुद को आह भरने से रोक नहीं सका। अरे, क्रिश भी अभी बिग शॉट था, चलो हम भी चलते हैं, क्रिश ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। सच में अकीरा के पति बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। क्रिश ने भी महसूस किया कि उसकी आंखों में बस अकीरा बसी हुई थी। वह उससे बहुत प्यार करता था। अभिवंत ने भी जानबूझकर इतने प्यार से इसलिए बात की क्योंकि वह अपनी इमेजिन अकीरा के दोस्तों के सामने खराब नहीं करना चाहता था और वह क्रिश भी उसकी बीबी का पीछा छोड़ दे। कार में अकीरा ने अभिवंत को चुपचाप देखा। क्यों हुआ? अभिवंत ने अकीरा से पूछा। मिस्टर अभिवंत सूर्यवंशी, अकीरा ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या हुआ? अभिवंत ने पूछा। तुमने आज, इतना बोलकर अकीरा चुप हो गई और कुछ सोचकर बोली, डेविल आदमी। पिकॉक। ओह, मैं पिकॉक, तो फिर तुम किस कैटेगरी में आओगी? अभिवंत गुस्से से मुस्कुराया। अकीरा अपनी नाक गुस्से से फुलते हुए बोली, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज तुमने बहुत ज्यादा किरचा कर दिया, ऊपर से उन लोगों पर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम ऐसे ही खर्च करते रहे तो एक दिन में गरीब हो जाऊंगी। मेरी बात सुन लो ध्यान से, अब से तुम लिमिट का पैसे यूज करोगे। इतना बोलकर वह चुप हो गई और फिर अभिवंत के थोड़ा करीब आकर उसे सूंघने लगी। तुमने तो परफ्यूम भी लगाया है। ये तुम्हारे लिए ही लगाया है, अभिवंत ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सच में छोटी सोच वाला आदमी है, अकीरा ने अपने मन में कहा। वह उससे बात नहीं करना चाहता थी, इसलिए आराम से सीट पर पीछे होकर लेट गई। अल्पविराम डॉट। अगले दिन कॉलेज में 8:40 पर। ऑफिस का माहौल एकदम टेंस था। अकीरा के आने से पहले प्रोफेसर ने गुस्से में 2 कप तोड़ डाले और वहां सब पर चिल्लाते हुए बोले, क्या तुम मुझे बता सकते हैं कि यह क्या हो रहा है? मेडिकल रिपोर्ट पहले ही क्यों भेज दी गई? इसे किसने लीक किया, बताओ। प्रोफेसर आयुब पागल हो रहे थे। वह आज मेडिकल रिपोर्ट नेशनल मेडिकल नेटवर्क को भेजने वाले थे, इसलिए वह रिपोर्ट को चेक करने आए तो वहां पर देखा कि पहले ही किसी ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी है, और वह भी बिल्कुल सेम रिपोर्ट्स, जिससे ये क्लियर हो गया था कि यह जो रिपोर्ट पब्लिक की है ये किसी के अंदर का ही काम है। ये तो वाकई बहुत बड़ा कांड है। क्रिश, लिपिका और दूसरे लोग ने अपना सिर नीचे कर रखा था, उनके हाव भाव बहुत ही ज्यादा बीकर थे। वह ये भी पता नहीं लगा सके कि इसे किसने लीक किया। प्रोफेसर, नेत्रा खड़ी हुई और परेशान होने का नाटक करते हुए बोली, अकीरा के पास थी मेडिकल डिपार्टमेंट की फाइनल रिपोर्ट्स। अब जब ये सब लीक हुई तो इनके पीछे उसके अलावा और कौन हो सकता है? तुम पागल हो जो अकीरा पर गंदा पानी डाल रही हो, लिपिका ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। फाइनल रिपोर्ट्स अकीरा के पास थी, नेत्रा ने व्यंग्य किया। अब जब ये लीक हो गया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए? अकीरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। प्रोफेसर आयुब ने गहरी सांस ली और बोले, मैं नेशनल मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि पता चल सके कि इसे सबसे पहले किसने भेजा। ये फॉरेन कॉलेज के लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। तेरा दिल 113 छुआ है, जल्दी ही पता चल जाएगा। नेत्रा का सच सबके सामने। अब तक प्रोफेसर, नेत्रा खड़ी हुई और परेशान होने का नाटक करते हुए बोली, अकीरा के पास थी मेडिकल डिपार्टमेंट की फाइनल रिपोर्ट्स। अब जब ये सब लीक हुई तो इनके पीछे उसके अलावा और कौन हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। तुम पागल हो जो अकीरा पर गंदा पानी डाल रही हो, लिपिका ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। फाइनल रिपोर्ट्स अकीरा के पास थी, नेत्रा ने व्यंग्य किया। अब जब ये लीक हो गया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए? अकीरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। प्रोफेसर आयुब ने गहरी सांस ली और बोले, मैं नेशनल मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि पता चल सके कि इसे सबसे पहले किसने भेजा। ये फॉरेन कॉलेज के लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। अब आगे मुंबई। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस सिर्फ 10 मिनट, जल्दी से पहले ही बहुत देर हो चुकी है। प्रोफेसर अयूब ने अपनी डोमिनेटिंग वॉइस में कहा। नेत्रा को उम्मीद नहीं थी कि वह अकीरा को इन सब का जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अब उसे बेचैनी हो रही थी और वह अपनी बेचैनी भरी आवाज में बोली, प्रोफेसर, मेडिकल रिपोर्ट का लीक होना बहुत सीरियस मैटर है। आप उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इससे तो उसे और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और वह आगे न जाने ऐसी गलती कितनी बार करेगी। प्रोफेसर, अकीरा को सज़ा मिलनी चाहिए और आपको उसे कॉलेज से बाहर निकलना ही होगा।
प्रोफेसर अयूब को अब गुस्सा आ रहा था, ऊपर से इन सब मैटर्स की वजह से उनका सिर पहले से ही घूम रहा था और नेत्रा की बातें उन्हें और ज़्यादा परेशान कर रही थी। वह गुस्से से बोले, क्या ये बातें इस टाइम करने का सही समय है? सजा तो बाद में भी डिसाइड हो सकती है, पहले हमारा जो नुकसान हुआ है जल्दी से हमें उसकी भरपाई करनी होगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए क्या तुम चुप रह सकती हो? अगर नहीं रह सकती तो यहाँ से निकाल जाओ। इतना बोलकर उन्होंने अपना मुंह नेत्रा की तरफ से फेर लिया। अकीरा ने इतना सब गलत किया तब भी कोई इसके लिए एक्शन नहीं ले रहा। ये सोच सोच कर नेत्रा की आंखें लाल हो रही थी। इस पल अकीरा अपने कॉलेज बैग के साथ उसके हाथों में एक जूस का सिपर पकड़े जिसे वह पीते हुए अंदर आ रही थी। जैसे ही नेत्रा ने अकीरा को देखा, उसने अपनी सारी शिकायतें और नफरत अकीरा के सामने उगल दी। अकीरा, तुम्हारे पास अभी भी अपना घटिया चेहरा दिखाने की हिम्मत है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेडिकल रिपोर्ट एडवांस में लीक हो गई? सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे कॉलेज को बदनाम होना पड़ेगा। ये सुनकर अकीरा की आंखें गहरी हो गई और वह नेत्रा से बिना कुछ बोले अपनी सीट के पास गई, जहां पर उसने अपना बैग और सीट पर एक साइड रखा और कंप्यूटर ओपन करते हुए चेयर पर बैठ गई। अकीरा बोली, मुझे पता है। नेत्रा थोड़ा हैरान हुई, उसे एकदम से कैसे पता चल गया? अगर उसे पता है तो वह अभी तक इतनी शांत कैसे हैं? ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि इसके पीछे आखिर कौन है। स्टूडेंट अकीरा, मुझे उम्मीद है कि बाद में तुम इस बारे में मुझे पूरा एक्सप्लेन दोगी, प्रोफेसर अयूब ने कहा। उन्हें सच में विश्वास नहीं था कि अकीरा ऐसा कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स की जिम्मेदारी भी तो अकीरा को ही दी थी। उसका फर्ज बनता था कि वह उन्हें अच्छे से संभाल कर रखें। अब जब ये लीक हो गई है तो अकीरा को ही इसकी सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्रिश और दूसरे लोगों ने अकीरा को घबराहट से देखा। इस बार की इंसिडेंट सच में बहुत बड़ी था। अकीरा के साथ उन सबको भी पनिश किया जाएगा। यहाँ पर अकीरा तो उन सब की मदद करने आई थी, लेकिन अब उसे सज़ा दी जाएगी और यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख से भरा हुआ होगा। पकड़ना, अकीरा ने धीरे से कहा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसे किसने लीक किया। जिसे सुनकर नेत्रा घबरा गई और अकीरा से एकदम बोली, ये तो तुम ही थे जिसने ये सब लीक किया, तो तुम यहाँ पर दिखावा करने की कोशिश क्यों कर रही हो? नेत्रा ने हंसते हुए कहा, अकीरा, मेडिकल रिपोर्ट लीक हो गई थी, जिसे साफ पता चलता है कि तुम एक चीज़ भी अच्छे से नहीं संभाल सकी। अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी ही, और वह है तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल कर। इतना बोलकर उसने वहां पर मौजूद हर इंसान को देखा और बोली, आप सब अभी भी इसके टूटे हुए कंप्यूटर को देखने के मूड में हैं? ओह, अकीरा ने गहरी सांस ली और वह शांति से नहीं बैठी, थोड़ा झुकी और एक हाथ से माउस दबाया। गहरी आंखों से एक नज़र नेत्रा को देख और फिर जैसा कि उसने प्लान किया था वह बोली, मैं कहना भूल गई, मैंने अपने कंप्यूटर में एक छोटा सा प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखा है। जब तक ये चालू रहेगा या कोई और इसे छुएगा तो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। नेत्रा के डरते हुए चेहरे को देखकर अकीरा ने अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, जिसने भी मेरे कंप्यूटर को छुआ है उसका जल्द ही पता चल जाएगा। नेत्रा को आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। उसने अविश्वास से अकीरा की तरफ देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? अकीरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट से नहीं थी, तो उसे इतनी कंप्यूटर के नॉलेज कैसे थी? ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्ण ने हैरानी से पूछा, अकीरा, तुम्हारे कंप्यूटर में ऐसा एक प्रोग्राम है, क्या तुमने इसे खुद इंस्टॉल किया है? अकीरा ने हल्के से अपना सिर हिलाया, ये बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने में भी आपकी मदद भी कर सकती हूँ। ये सुनकर वहाँ पर सब लोग हैरान रह गए। अचानक आवाज़ सुनाई दी। कंप्यूटर में अकीरा ने एक वीडियो खोली। ठीक है, उसने एंटर बटन दबाया। अचानक एक वीडियो चलने लगी। प्रोफेसर अयूब जल्दी से आगे आए। स्क्रीन पर नेत्रा का चेहरा दिखाई दे रहा था। हर कोई देख सकता था कि उसने अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अकीरा के कंप्यूटर में कुछ किया, जिससे सारी रिपीट पहले ही रिलीज हो गई। अचानक नेत्रा के लिए सबका नज़रिया बदल गया। सबको उसका सच पता चल गया। ये पता चला कि वह ही थी इन सब के पीछे। सच कहें तो वहाँ पर किसी को भी नेत्रा पसंद नहीं थी, तब भी वह उसे सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद नेत्रा से मुंह से ऐसे कुछ उन्हें सुनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुंबई, इन मेडिकल रिपोर्ट्स में जहां जहां अकीरा का नाम था, उसे हटाकर नेत्रा ने खुद का नाम डाल दिया। आखिर उसने ऐसा काम क्यों किया जिससे दूसरों को नुकसान हो और खुद को फायदा हो? नेत्रा, प्रोफेसर अयूब गुस्से से दहाड़े। ये नेत्रा का खून उसके पूरे शरीर पर जम गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। नेत्रा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने अकीरा के कंप्यूटर का यूज़ किया, लेकिन मैंने सिर्फ ये देखने के लिए कि इसने सही से सारी रिपोर्ट बना दी है कि नहीं। ये मेडिकल रिपोर्ट हमारे द्वारा पूरी की गई थी, क्योंकि यह मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर हमारे कॉलेज का नाम टिका हुआ है। क्या मुझे एक बार रिपोर्ट चेक करने का भी अधिकार नहीं है? जब तक वह पूरी तरह से फंस नहीं जाती, उसके पास बचने का कोई रास्ता ना हो, तब तक वह अपनी गलती नहीं मानने वाली थी और कुछ ना कुछ कहानी बनकर बचने की कोशिश करती।
नेत्रा ने अपनी लाल आंखों से पूछा, अकीरा, तुमने खुद मेडिकल रिपोर्ट लीक की, क्या तुम अभी भी मुझ पर अपना गंदा कीचड़ फेंकना चाहती हो? ठीक है, अकीरा ने उससे बकवास नहीं सुनी और अपनी आंखें हिलाते हुए बोली, अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करती चाहती तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम इसे एक्सेप्ट ना कर लो। इतना बोल उसने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रखी और जल्दी जल्दी कुछ टाइप करते हुए बोली, मुझे वह अकाउंट नंबर मिल गया है जिससे हमारी मेडिकल रिपोर्ट भेजी गई थी। बस हमें उसे देखना है और सबको पता चल जाएगा कि इसे किसने लीक किया था। हाँ, वे चेक कर सकते हैं कि अकाउंट किसका है और किसने ये सब किया। लिपिका ने कहा, मैं अभी कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हमारी मदद करने के लिए कॉल करती हूँ। कृष ने भी जल्दी से कहा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में मेरे कुछ दोस्त हैं, वह मेरी मदद कर सकते हैं। इतना बोलकर कृष अपना फ़ोन निकालने लगा। जरूरत नहीं, अकीरा ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। उसकी शांत निगाहें नेत्रा पर पड़ी जो पहले से ही पसीने में भीग चुकी थी। अकीरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद कंप्यूटर पर क्लिक करके इस बारे में पता कर सकती हो। अकीरा को कंप्यूटर चलाना भी आता था। हर कोई फिर से हैरान हो गया। ऐसा क्या है जो अकीरा नहीं कर सकता? नेत्रा के पैर कमज़ोर पड़ रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अकीरा को कंप्यूटर चलना भी आता होगा। क्या उसे सचमुच पता चल जाएगा? नहीं, उसकी सच्चाई बाहर नहीं आ सकती। उस अकाउंट से उसने अननोन पसंद बनाकर पोस्ट किया था। मोबाइल फ़ोन वेरीफाई करने से जिसका सिम बंद बताएगा, अकीरा के लिए पता लगाना इम्पॉसिबल था। नेशनल मेडिकल नेटवर्क है, वह लोगों की आईडी को प्रोसेक्ट करके चलते हैं, जिससे कोई आम इंसान किसी की डिटेल्स नहीं निकाल सकते जब तक कोई बेस्ट हैकर इसके बारे में पता ना लगा ले। अकीरा के पास हैकर होने की एबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो वह इस बारे में पता नहीं लगा सकती। इतना सोचकर नेत्रा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, चेक कर लो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे पता लगती हो, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो डर किस बात का? लास्ट शब्द उसके मुंह से बहुत धीरे से निकले। वहां पर हर कोई एकदम शांत था। नेत्रा ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। अकाउंट ओनर ब्यूटी नेत्रा, प्लेस मुंबई, मोबाइल नंबर 956824 ये देखकर जितने लोग वहां पर मौजूद थे सब नेत्रा को गुस्से से देखने लगे। लिपिका ने सबसे पहले नेत्रा को सुनते हुए गुस्से से कहा, नेत्रा, आखिर तुमने हमारे साथ क्यों किया? क्या हमने कभी तुम्हें परेशान किया ये तुम्हें चोट पहुंचाए? तो क्यों? वह इतनी गुस्से में थी कि उसने एक फोल्डर उठाया और उसे उस पर फेंक दिया। नेत्रा चाप चाप खड़ी थी, जिससे फोल्डर सीधा उसके मुंह पर आकर लगा और उसके चेहरे से हल्का खून बहने लगा। नेत्रा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे किस बात की ठेस पहुंची? नेत्रा भी कांपते हुए बोली, तुम मुझे किस बात का दोष दे रहा हो? भूल गए क्या, तुम ही थे जिन्होंने अपने आप को मुझसे अलग किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह शिकायत करते हुए जोर से चिल्लाई, तुम सिर्फ अकीरा को पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करते, और तुम सब लोग मेरे साथ अलग बिहेव करते हैं। हाँ, ये सब मैंने किया है, तुम्हारे अंदर मुझे पनिश करने की कैपेबिलिटी है, तो करो पनिश। तुम बेवकूफ़। कृष्ण ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उसके जैसी पागल लड़की नहीं देखी थी, लेकिन उसकी अच्छी परवरिश ने एक लड़की को गाली देने से रोका लिया, इसलिए वह सिर्फ अपने दांत पीस कर रह गया। उसने यह बात क्यों बोली कि हमने उनके साथ अलग बिहेव क्यों किया? अकीरा सच में सुंदर और दयालु थी, वे उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वह करता था। ठीक है नेत्रा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में प्रिंसिपल को बता दूंगा और तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रोफेसर आयुब ने नेत्रा से उलझाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें अभी भी नेशनल मेडिकल नेटवर्क से कांटेक्ट करना था। प्रोफेसर आयुब बोले, अब चले जाओ ये से। वह थोड़ी देर और नेत्रा के साथ यहाँ पर रुकते तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता। नेत्रा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना आंसू पोंछा, लेकिन तब भी उसकी आंखों से आंखों बाहर निकले जा रहे थे। वह रोते हुए बाहर चली गई। मेडिकल डिपार्टमेंट में एकदम शांति छा गई। प्रोफेसर आयुब, अभी 10:50 बजे हैं। अचानक अकीरा ने अपनी घड़ी देखी और धीरे से बोली। हाँ, उसने बहुत जल्दी टॉपिक चेंज कर दिया। प्रोफेसर आयुब एक पल के लिए हैरान रह गए। अब उनके पास 10 मिनट बचे हैं। आखिर 10 मिनट के अंदर यह सब ठीक कैसे हो पाएगा? अब वह नेशनल मेडिकल डिपार्टमेंट से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर प्रोफेसर आयुब को रोना आ रहा था। इस बार फॉरेन आने वाले लोगों के सामने उन लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब प्रोफेसर आयुब रोने वाले थे लेकिन उनके आंसू नहीं निकल रहे थे, तभी उन्होंने अकीरा की आवाज़ सुनी। मुंबई, मैंने पहले ही नेशनल मेडिकल डिपार्टमेंट से बात एक ली है। नेत्रा ने जो मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश की थी वह वापस ले ली गई हैं। आप चाहे तो इसे अभी फिर से पोस्ट कर सकते हैं और वे इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। अकीरा एक हैकर थी, इसलिए जब नेत्रा ने रिपोर्ट पब्लिश की तो अकीरा को अपने मोबाइल के जरिए पता चल गया था, इसलिए उसने पहले ही एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया था जिससे रिपोर्ट तो पब्लिश हो जाएंगे लेकिन किसी को शो नहीं होंगे और वह वापस अकीरा के पास आ जाएगी। प्रोफेसर आयुब ने अचानक उसकी ओर देखा।
11 बजाने वाले हैं, सेन कॉलेज को हमें ये जल्दी ही भेजनी होगी। अकीरा ने कहा, टेंशन मत लीजिए, यह अभी थोड़े टाइम से ज़्यादा नहीं हुआ है जो हमने बोला था। प्रोफेसर आयुब का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से कहा, जल्दी मेरा लैपटॉप लेकर यहाँ लाओ। कृषि जल्दी से ऑफिस में गया और प्रोफेसर आयुब का लैपटॉप लेकर उनके पास आया। प्रोफेसर आयुब ने जल्दी से लॉग इन किया और पाया कि नेत्रा का अकाउंट वाकई ब्लॉक हो चुका है और उसने जो चीज़ें पोस्ट की थीं वह किसी की शो नहीं हुई और ऊपर से सब डिलीट भी हो चुका था। उन्होंने तुरंत ही मेडिकल रिपोर्ट को ड्राफ्ट में डाला और कुछ ही सेकंड में उन्हें आगे भेज दिया। यह नेशनल मेडिकल नेटवर्क के लोग भी तेजी से रिव्यू करके रिपोर्ट को आगे भेज देते हैं। ये सब करने में उन्हें आधा घंटा लग जाता था, लेकिन आज उन्होंने कुछ ही सेकंड में वह रिपोर्ट आगे भेज दी। स्टूडेंट अकीरा, क्या तुम नेशनल मेडिकल नेटवर्क में से किसी को जानते हैं? प्रोफेसर आयुब ने हैरानी से अपना मुंह खोलते हुए पूछा। अकीरा ने जवाब दिया, हाँ जानती हूँ। अकीरा, तुम कितने लोगों को जानती हैं? लिपिका लगभग अकीरा को शॉक्ड होकर देख रही थी। पहले वह होटल के बॉस को और अब वह नेशनल मेडिकल नेटवर्क से भी किसी को जानती थी। अकीरा ने शांति से जवाब दिया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत को। वह इस मामला को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए उसने बस इतना कहा। ये सुनकर प्रोफेसर आयुब को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर उनके दिल पर आकर गिर गया हो। उन्होंने अपनी आंखें सिकुड़ी और अकीरा को देखने लगे। स्टूडेंट अकीरा, क्या तुम पहले से जानते थी कि नेत्रा तुम पर हमला करेगी? आज अकीरा अच्छे से तैयार होकर आई थी और यह भी क्लियर था कि वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। हाँ, अकीरा ने सच बोलते हुए कहा, मैंने उसे पहले ही वॉर्न कर दिया था, मेरे साथ मत उलझना। लेकिन मुझे पता था वह मनाने वाली नहीं, इसलिए मैंने पहले ही सब प्रॉपर कर लिया था। अगर वह उसे बर्बाद करने का साहस रखती तो वह भी उसे हर कदम पर मात देने का साहस रखती थी। प्रोफेसर आयुब को समझ ही नहीं आया था कि वह इस बात पर हंसी या रोए। अकीरा सच में एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके साथ वह उतनी ही डेंजरस भी थी। लिपिका ने अपने थूक को निगला। सच में अकीरा बहुत खतरनाक थी। सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद प्रोफेसर आयुब ने अपनी नज़रें इधर उधर घूमते हुए कहा, मैं प्रिंसिपल से मिलने जा रही हूँ। नेत्रा के मामले को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। प्रोफेसर आयुब कुछ सोचकर आगे बोले, स्टूडेंट अकीरा, मेरे साथ आओ। अल्पविराम डॉट। नेत्रा लेबोरेटरी से बाहर भागी और एक ऐसी जगह गई जहां कोई नहीं था। उसने अपना चेहरा ढक लो और फूट फूट कर रोने लगी। इस बार वह इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। प्रोफेसर आयुब उसे छोड़ने वाले नहीं, वह सच में प्रिंसिपल संदीप के पास जाएंगे और उसे पनिशमेंट दिलवाएंगे। शायद इस बार उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाए। ये सोचकर नेत्रा ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अपनी मॉम को कॉल की। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई वह रोने लगी। मॉम, क्या बात है? नेत्रा, अशी जी ने पूछा। नेत्रा ने झूठ नहीं बोला और आज जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया। मॉम, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये लोग मुझे कॉलेज से निकल देंगे। आहा हो मम, इतना बोलकर वह रोने लगी। अगर उसे ऐसी चीज़ों के लिए निकाल दिया गया तो वह सच में एक मजाक बनकर रह जाएगी। दूसरी तरफ नेत्रा की बातें सुनकर और अशी जी गुस्सा हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि इस टाइम हम अकीरा से पंगा नहीं ले सकते, उसकी पोजीशन अभी ज़्यादा बड़ी है, तो फिर तुम क्यों उसे उकसाने के लिए चली जाती हो? अशी जी ने नेत्रा को डांट फटकार कर लहूलुहान कर दिया, जिस कारण नेत्रा का रोना और ज़्यादा तेज हो गई। अपनी प्यारी बेटी को इस रह रोते देखकर उनका दिल नरम पड़ गया। चाहे नेत्रा कितनी भी गलती क्यों न कर ले, वह रहेगी तो उसकी बेटी ही। चाहे उसने कुछ भी क्यों न किया हो, वह हमेशा उसकी मदद करेगी। आशीष जी ने अपनी नर्म आवाज़ में कहा, ठीक है, डरो मत, तुम्हारी मॉम है ना, मैं उससे निपटने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम चुप हो जाओ, रो मत बिल्कुल भी। चिंता मत करो, मेरे पास उससे निपटने का एक तरीका है। आशीष जी की बातें सुनकर नेत्रा का दिल शांत हो गया। तब भी वह थोड़ी परेशान तो थी ही। उसने परेशान होकर फ़ोन रख दिया। तभी 2 गार्डों को अपनी ओर आते देखा, उसका दिल दहल गया। वह दोनों गार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो गए और शांति से बोले, स्टूडेंट नेत्रा, हमारे साथ चलो, प्रिंसिपल तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद वह नेत्रा को लेकर जाने लगे। अब तक क्लास खत्म होने का टाइम भी हो चुका था और कॉलेज के ग्राउंड में बहुत सारे लोग थे। नेत्रा को गार्डों ले जा रहे थे। ये देखकर बहुत सारे लोग एक साइड हो गए और सोचने लगे कि नेत्रा ने ऐसा क्यों कर दिया। प्रिंसिपल के ऑफिस में अकीरा आराम से सोफे पर बैठकर जूस पी रही थी। प्रिंसिपल संदीप को पहले से ही सब पता चल चुका था। प्रिंसिपल संदीप मुस्कुराते हुए अकीरा से बोले, अकीरा बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलवा कर रहूँगा। नेत्रा को उन्होंने पिछली बार जाने दिया था, लेकिन अब उसने फिर से अकीरा को फंसाने की कोशिश की। प्रोफेसर संदीप अभी भी गुस्से में थे। वह बोले, इस लड़की सच में अनलकी है। अगर अकीरा ना होती तो इस टाइम उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाते और ऊपर से कॉलेज की रेपुटेशन में खराब होती।
अकीरा बहुत शांत थी, उसने जूस का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, आपके जूस का टेस्ट बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल संदीप ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए खुद मशीन से जूस निकलूंगा। वह चाहते थे कि अगर अकीरा के पास कुछ काम ना हो, यह उसका जब मन करे वह उसके पास आ जाए। अकीरा ने अपना सिर हिलाया और एक और घूंट जूस का पिया, ये सोचकर कि अभिविंद भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा करता था। तभी दरवाजा खुला और वह दो गार्ड नेत्रा को लेकर अंदर आए। जब प्रिंसिपल संदीप ने नेत्रा को देखा तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ठंडा हो गए। प्रिंसिपल संदीप, नेत्रा ने पॉलिटिकली कहा। लेकिन प्रिंसिपल संदीप गुस्से से बोले, जाओ और दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और अपने पेरेंट्स के आने की इंतजार करो। प्रिंसिपल संदीप अब उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते थे। ऐसे बुरे दिल वाली लड़की जो हमेशा सबको मुसीबत में डाल देती थी। नेत्रा ने अपने निचले होंठ को काटा और अकीरा को देखा जो सोफे पर बैठी आराम से जूस पी रही थी। उसने गुस्से से अकीरा को देखा और वहां से बाहर दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। आधे घंटे बाद नेत्रा की मॉम जल्दी से कॉलेज आए। जैसे ही नेत्रा ने उन्हें देखा वह चिल्लाई, मॉम। उसके आधे घंटे तक अपनी मॉम का इंतजार किया। अशी जी ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को छुआ और उसे लेकर प्रिंसिपल संदीप के ऑफिस में चली गई। अशी जी ज़्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंसिपल संदीप। इतना बोलकर उन्होंने अकीरा और प्रिंसिपल संदीप को तरह अपना सिर घूमकर बारी बारी से देखा। प्रिंसिपल संदीप ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, मिसेज अशी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी ने क्या अच्छे काम किए हैं, है ना? अशी जी ने शर्मिंदा होते हुए कहा, यहाँ आने से पहले रास्ते में ही मुझे पता चल गया था सब कुछ। आज मैं बोलती हूँ कि मैंने नेत्रा को अच्छी परवरिश नहीं दी और आज उसने सच में अकीरा को फंसाया। अशीकी ने आगे बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए कहा, अकीरा बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर देंगे और इस बात को आगे नहीं लेकर जाओगी। मुंबई। अकीरा ने उसकी ओर देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। प्रिंसिपल संदीप ये देखकर चिड़चिड़ाते होते हुए बोले, मिसेज अशी, आपकी बेटी ने स्टूडेंट अकीरा के द्वारा बनाई हुई रिपोर्ट्स पर अपनी नज़रें डाली और बाद में उसे बर्बाद कर दिया। शायद आपको पता न हो कि नेत्रा ने सिर्फ अपने क्लासमेट पर गंदा पानी नहीं डाला बल्कि उसने। इससे आगे प्रिंसिपल संदीप कुछ बोल पाते नेत्रा जी ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, मुझे पता है हमारे फैमिली इस बार नेत्रा के द्वारा की गए नुकसान को पूरी जिम्मेदारी लेगी। अशी जी को सिर्फ इतना पता था कि नेत्रा ने जानबूझकर अकीरा को फंसाया और मेडिकल रिपोर्ट लीक की, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि मेडिकल रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट थी और न ही उन्होंने ये सोचा कि इसके कितने गहरे नतीजा उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। अगर उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाजा होता तो आज वह अपनी बेटी की गलती को छुपाने की कोशिश ना कर रही होती। अशी जी की आवाज़ अभी भी डोमिनेटिंग थी। अकीरा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बस मुझे बताएं, तुम और नेत्रा क्लासमेट हो इसलिए यह इतना बड़ा मैटर भी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? अशी जी ने अकीरा पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए कहा, जिसने उनकी प्यारी बेटी नेत्रा को फंसाया था वह अकीरा को इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहती थी और वह सीधा उसको पॉइंट कर रही थी ताकि बस एक बार वह मान जाए तो प्रिंसिपल संदीप और बाकी लोग तो अपने आप भी चुप हो जाएंगे। वही प्रिंसिपल संदीप और प्रोफेसर आयुब के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। क्या इसका मतलब यह है कि अकीरा को धमकाना आसान है, अकीरा को माफ़ करने के लिए मजबूर करना? अकीरा मुस्कुराए और बोली, क्या होगा अगर मैंने और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी तो? ये सुनकर अशी जी ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन फिर वह शालीनता से नेत्रा का हाथ पकड़ती है और उसे दिलासा देती हुए अकीरा को धीरे से बोली, तुम सब आखिर अभी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ही तो हो, इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और वैसे भी इन बातों को समझने के लिए तुम अभी छोटी हो और ऊपर से तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन तुम्हारी चाची जो मुंबई में रहती है, मैंने पहले ही उनसे बात कर ली थी। ये सुनकर अकीरा ने अपनी आंखें गहरी हो गई। कुछ सोचकर अशी जी ने मुस्कुराते हुए अपनी बात आगे कंटिन्यू की, तुम्हारी चाची मिसेज कामनी शर्मा, उन्होंने इस मामले को आगे न बढ़ाने में अपनी सहमति दे दी है। अकीरा ने अपने हाथ में पकड़ हुआ जूस का ग्लास टेबल पर रख दिया। इस टाइम उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस ठंडा था। स्टूडेंट अकीरा, तुम बहुत सालों से अपनी चाची से दूर रह रही हो। तुझको पता है तुमने अपनी चाची को कितनी परेशानी दी है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम उन्हें और परेशानी देखकर उनके खिलाफ जाना चाहोगी, है ना? इतना बोलकर वह सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराई और धीरे से अपने मन में बोली, अभी भी अकीरा अपनी चाचा के परिवार का सपोर्ट चाहती थी, इसलिए वह गलती से भी अपनी चाची को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगी। अब उसे नेत्रा को माफ़ करके सब कुछ सहना पड़ेगा। जैसे ही नेत्रा की मॉम ने बोलना बंद किया, अकीरा की पॉकेट में रखा हुआ फ़ोन बज उठा। यह उसकी चाचा का कॉल होगा ये सोचकर अशी जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, आगे बढ़ो, ये तुम्हारी चाची का कॉल होगा। अकीरा ने अपना फ़ोन निकाला और देखा तो सच में उसकी चाची का ही कॉल था। उसने अपने दांतों को हल्के से अपने होठों से काटा और अपनी आंखें बंद करके ठंडी तरीके से मुस्कराए।
अकीरा बेटा। प्रिंसिपल संदीप जो वहीं बैठे ये सब सुन रहे थे वह अपनी चेयर से खड़े होकर अकीरा के पास आए और अपना हाथ आगे की ओर बढ़ते हुए सीरियसली बोले, मुझे अपना फ़ोन दो, मैं उनसे बात करूंगा। कामनी जी हमेशा से अकीरा को नापसंद करती थी। प्रिंसिपल संदीप को डर था कि अगर अकीरा ने अपनी चाची का कॉल उठा लिया तो वह जरूर उसे उल्टा सीधा बोलकर इस मामले से पीछे हटाने पर मजबूर करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं, अकीरा ने हल्के से कहा, मैं खुद बात कर लूंगी। मॉम, नेत्रा ने घबराहट से कहा। डरो मत, सब ठीक होगा। अशी जी ने उसका हाथ थपथपाया और खुद अपने आप को भी तसल्ली देते हुए बोली, जब तक अकीरा शर्मा परिवार में रहना चाहती है तो उसे कैसे भी करके अपनी चाची की बात माननी होगी। उसकी मॉम के ऐसे उसे तसल्ली देने से उसे एक राहत सी महसूस हुई और साथ ही उसे थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। लास्ट में अकीरा को अपना गुस्सा सहना पड़ा और उसने बटन प्रेस कर फ़ोन अपने कान पर लगा लिया। अचानक दूसरी तरफ से कामनी जी की गुस्से से भरी हुई ठंडी आवाज़ सुनाई थी। अकीरा, क्या तुम कभी मुझे शांति से जीने दे सकती हो? तुमने मुझे पूरा परेशान कर रखा है। अब तुमने फिर से एक नई परेशानी खड़ी कर दी। अकीरा, आज मैं तुम्हें साफ बता दूं, मैं तुम्हारी चाची हूं, तुम्हारी अपनी मां नहीं। मैं हर दिन तुम्हारे ये बिखर हुए मामले साफ करने के लिए नहीं बैठी हूं। ये सुनकर अकीरा ने अपने होठों को भींच लिया और धीरे धीरे उसकी आईब्रोज सिकुड़ने लगी और वह गुस्से से बोली, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि चाहे अच्छे हो बुरे आप मेरे कोई भी मैटर के बीच में आए, और ना ही मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं खुद इतनी कैपेबल हूं कि अपने मामले संभल सकती हूं। मुंबई। दूसरी तरफ अभी भी कॉल पर अकीरा और कामनी जी की बातचीत चल रही थी और कामनी जी ने गुस्से में अकीरा को डांट लगाई, इससे कैसे निपटें? तुम इससे कैसे निपटते हो? मुझे तुम्हारे और अशी के परिवार के बीच के मामले के बारे में पहले से ही पता चल गया है, इसलिए अब मैं तुमसे बोल रही हूँ, इस मामले को ज़्यादा मत खींचे और इसे जाने दो। नेत्रा की फैमिली अकीरा के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन कामिनी जी के नेत्रा की फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। कामनी जी को उसके पति ने भी फ़ोन किया था, उनकी प्यारी भतीजी अगर किसी भी मुसीबत में हो तो वह उसकी मदद जरूर करें। लेकिन इस टाइम वह खुद अकीरा के खिलाफ खड़ी हो रही थी। अकीरा सोफे पर आराम से झुककर बैठ गई और धीरे से एक शब्द बोली, नहीं नहीं, तुम कब तक मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती रहोगी? कामनी जी ने फटकार लगाई, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे और तुम्हारी माँ के कारण शर्मा फैमिली को कितने सालों पहले अपमानित होना पड़ा था? ये वही शब्द से जो कामनी जी ने फिर से अकीरा से बोले। अकीरा ने अपने कान के पास के बालों को झटका। पिछले जिंदगी में कामनी जी उसे हमेशा ये शब्द कहकर अपमानित करती थी। लड़की, अपना फ़ोन मुझे दो। जब से अकीरा ने कॉल उठाई थी, प्रिंसिपल संदीप बस वहां पर खड़े होकर उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहे थे। वह कामनी जी के गुस्से को जानते थे और जब उसने अकीरा के हाव भाव देखे तो उन्होंने अकीरा से यह शब्द बोले। वह जानते थे कि कामनी जी ने जो कहा होगा वह अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। अकीरा सच में कामनी जी की बातें अब बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने फ़ोन प्रिंसिपल संदीप को दे दिया। अकीरा, क्या तुमने सुना जो भी मैंने तुमसे कहा? दूसरी तरफ से कामनी जी ने लंबे समय तक इंतजार किया कि अकीरा कुछ तो बोलेगी, लेकिन जब वह कुछ नहीं बोली तो आखिर में उन्होंने चिड़चिड़ापन से यह बोला। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसे नज़रअंदाज करने की? जब वह चिड़चिड़ा महसूस कर रही थी तो उन्हें कॉल पर एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, मिसेज शर्मा, नमस्ते, मैं अकीरा के कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप बोल रहा हूँ। ये सुनकर कामनी जी व्यंग से मुस्कराई, क्या वह गांधी कॉलेज का प्रिंसिपल है? ये सही है। और आगे प्रिंसिपल संदीप से बोली, मैं आपको सीधे बता दूं कि मैं अकीरा की चाची हूँ और मैंने अकीरा को इसलिए कॉल किया है कि वह नेत्रा को इस मैटर में बिल्कुल न घसीटे और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। प्रिंसिपल संदीप ने जब ये शब्द सुने तो उनके चेहरे ठंडा पड़ गया। प्रिंसिपल संदीप मुस्कुराए लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ठंडी थी। मिसेज शर्मा, अभी जो भी यह अकीरा और नेत्रा के बीच में मामला चल रहा है उसके बीच का फैसला लेने वाली आप होती कौन है? कामनी जी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं अकीरा की चाची हूँ, इसका मतलब वह मेरे परिवार से बिलोंग करती है, तो अकीरा के मामले का फैसला मैं क्यों नहीं ले सकती? प्रिंसिपल संदीप एकदम से बोले, क्योंकि ये सिर्फ अकीरा और नेत्रा के बीच का मामला नहीं है, बल्कि मेरी कॉलेज की रेपुटेशन का भी मामला है। अगर यह आपके घर का पर्सनल मैटर होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं होती। प्रिंसिपल संदीप थोड़ा रुककर आगे बोले, अगर मुझे सही से याद है तो अकीरा के चाचा और उसके गार्जियन भी आपके पति मिस्टर शर्मा है। दूसरी ओर ये सुनकर कामनी जी बिना अपना सिर हिलाए रह नहीं सकी। तभी फिर से प्रिंसिपल संदीप की आवाज़ कामनी जी के कानों में पड़ी, अनफॉर्चुनेटली आपको पता नहीं है कि आपके पति और मैं कई सालों से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हाँ, अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा है वह मैंने भी सुन लिया और अब वह सब मैं आपके पति को बता दूंगा। ये सुनकर कामनी जी का दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। वह भी इतना इसलिए बोल पा रही थी क्योंकि उनके पति, बेटा और पिता इस वक्त मुंबई में मौजूद नहीं थी।
अगर गलती से भी उनके पति को यह बातें पता चल गई तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि उनके पति अकीरा से कितना प्यार करते हैं। सच में वह सब बोलने की हिम्मत नहीं करती अगर उन्हें पता होता कि प्रिंसिपल संदीप उनके पति के दोस्त हैं। कामनी जी को अभी भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने पति के दोस्त के सामने उन्होंने इतना बुरा बिहेव किया, प्रिंसिपल संदीप के सामने उनके क्या इज्जत रह गई होगी। ये सोच सोचकर कामनी जी ने अपने दांत पीस लिए और गुस्सा से बोली, फोन अकीरा को देना जरा। आप अकीरा से क्या बात करना चाहती हैं? मुझे बोलिए ना। क्या आप उसे जबरदस्ती दांत कर इस मामले से पीछे हटना चाहती हैं? प्रिंसिपल संदीप ने अपनी ठंडी आवाज में कहा और सीधे कॉल उनके मुंह पर काटकर अकीरा को उसका फोन थमा दिया। अकीरा बिल्कुल शांत दिख रही थी, मानो उसे कामनी जी की बातों का कोई असर ही न पड़ा हो। प्रिंसिपल संदीप को परेशानी महसूस हुई और उन्होंने नेत्रा और उसकी मां की तरफ अजीब नज़र से देखा। उनके एक्सप्रेशंस इस वक्त बिल्कुल सही नहीं थे। वह बोले, मिसेज अशी, यह आप ही हैं जो इस सिचुएशन को इतना खराब बनाना चाहती हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि नेत्रा अभी भी एक स्टूडेंट है, इसलिए पिछली बार मैंने उसे माफ़ किया ताकि आगे जाकर उसका बिहेवियर ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच्ची आज नेत्रा के ऊपर एक कहावत फिट बैठी है, हम इंसान की सोच को तो बदल सकते लेकिन उसकी फितरत को नहीं। लेकिन अब और नहीं। नेत्रा अभी 20 साल की हैं, वह उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए हर बार वह उसके ऊपर दया दिखाते रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह जरूरी है उसके खिलाफ कोई स्टिक एक्शन लेना। प्रिंसिपल संदीप के बात सुनकर उन दोनों के दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वही नेत्रा तो अब पूरी तरह से निराश हो गई थी। प्रिंसिपल संदीप, आपके कहने का क्या मतलब है? अशी जी ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए पूछा। प्रिंसिपल संदीप को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी। वह फिर से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए और तीखी नज़रों से दोनों को देखते हुए बोले, नेत्रा ने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही ज़्यादा गलत था। मैं इस बारे में सबको रिपोर्ट करूंगा ताकि आगे से कोई ऐसी गलती ना करे। और इस वक्त नेत्रा को कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। उसमें ज़्यादा ही घमंड है, तो मैं भी देखता हूं कि यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड होने के बाद उसे कोई कॉलेज कैसे एडमिशन देता है। नेत्रा ने जो किया उसे गलती तो बिल्कुल मनी ही नहीं जा सकती। आज वह इतनी इंपॉर्टेंट मेडिकल रिपोर्ट लीक कर सकती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वह फ्यूचर में और आगे दूसरे चीज़ें लीक नहीं करेंगी? कौन सा कॉलेज उसे एडमिशन देता है? ये सुनकर नेत्रा की मां का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसिपल संदीप इतना बड़ा फैसला ले लेंगे। प्रिंसिपल संदीप का चेहरा अभी भी ठंडा था और वह हर एक शब्द को चबाते हुए गुस्से से बोले, इसके अलावा नेत्रा ने मेडिकल रिपोर्ट लीक की और वह भी अपने अकाउंट से, जो कि एक इलीगल चीज़ में आ जाता है। वह पहले से ही 20 साल की है, अगर गलती से भी यह बात पुलिस तक पहुंच गई तो नेत्रा के ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। और मैं इस बार ऐसा करूंगा, इसलिए मिसेज अशी जल्द से जल्द उसके लिए एक अच्छे से वकील को ढूंढ लीजिए जो आपकी बेटी को बचा सके। क्या ये लोग नेत्रा के खिलाफ केस फाइल करने वाले हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, प्रोफेसर आयुब प्रिंसिपल संदीप को हैरानी से देखने लगे। प्रिंसिपल संदीप सच में अकीरा से बहुत ज़्यादा अटैच थे, इसलिए तो वह इस मैटर को इतनी सीरियसली हैंडल कर रहे थे। नेत्रा वह पहली स्टूडेंट थी जिस पर कॉलेज की तरह से केस फाइल किया जाएगा। मॉम, नेत्रा का शरीर कांप रहा था। आखिरकार वह अभी भी इन चीज़ों को संभालने के लिए बहुत छोटी थी। प्रिंसिपल संदीप के ऐसा बोलने से वह डर से लगभग बेहोश ही होने वाले थी। वह सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को अकीरा से नफरत करवाना चाहती थी, लेकिन कौन जानता था कि आखिर में सारा गंदा पानी सीधा उसके ऊपर ही आकर पड़ेगा। क्या वह जेल जाएगी? अशी जी भी घबरा गई। वह वकील और कोर्ट के चक्कर में नहीं फंसना चाहती थी। अगर नेत्रा किसी केस में फंस जाती है तो उसका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मुंबई। अब उसके अंदर पहले जैसा एटीट्यूड नहीं था, उसकी आवाज़ में घबराहट और दया के भीख थी। प्रिंसिपल संदीप, नेत्रा भी आपके कॉलेज में पढ़ती है, तो क्या आप अपनी कॉलेज के स्टूडेंट का भविष्य खराब करना चाहेंगे? ये सुनकर प्रिंसिपल संदीप ने अपने हाथों को क्रॉस किया और मिसेज शर्मा को घूरते हुए बोले, मिसेज अशी, यह आप ही थी जिसने पहले इस मैटर में अकीरा के घर वालों को भी घसीटने की कोशिश की। इतना बोलकर प्रिंसिपल संदीप अपनी चेयर पर पीछे होकर बैठ गए और अपनी तीखी आंखों से उन्हें देखते हुए बोले, ये तो यहाँ पर सबको पता है कि आपने अपनी बच्ची को कैसी परवरिश दी है, लेकिन इस बार मैं आपसे साफ बोल रहा हूँ कि इस मामले में अब आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। अब सुनकर तो अशी जी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्सा से अपने दांत पीते हुए कहा, प्रिंसिपल संदीप, यह एक छोटे से ही तो बात है, आप इसे इतना बड़ा क्यों बनना चाहते हैं? आपके लिए छोटी सी बात तो वह ही सही। जब आपको बेटी को ये सब करने में डर नहीं लगा तो मुझे किस बात का डर लगेगा? प्रिंसिपल संदीप हंसे। प्रिंसिपल संदीप, नेत्रा की मां ने देखा कि प्रिंसिपल संदीप सच में अपने फैसले पर अड़े हुए थी, इसलिए उन्होंने भी अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपनी प्यारी नर्म आवाज में इमोशनल होते हुए बोली, क्या ये ठीक होगा अगर मैं आपके कॉलेज में 80 करोड़ इन्वेस्ट करूं? लेकिन प्लीज इस बार नेत्रा को माफ कर दीजिए।
इतना बोलकर अशीजी ने अकीरा की तरफ देखा। अकीरा बेटा, अगर तुम इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकती हूँ। अकीरा की अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। तभी अकीरा को याद आता है किसी ने उसे मारने के लिए गुंडों को 5 लाख रुपए भी दिए थे। उसके हाव भाव देखकर अशीजी ने सोचा कि अकीरा को उनकी बातें मजाक लग रही है, इसलिए वह जल्दी से बोली, हाँ 5 लाख, तुम चाहो तो अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी दे दूंगी। अकीरा मुस्कुराए, मिसेज अशी, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे 5 लाख रुपए कहने में भी शर्म आती। तुम। अशीजी को जल्दी ही गुस्सा आ जाता था, लेकिन वह सिर्फ नेत्रा के लिए यहाँ पर मौजूद सब लोगों की बातें सुन रही थी। उसने अकीरा को नज़रअंदाज करना चुना और प्रिंसिपल संदीप से बोली, प्रिंसिपल संदीप, सच बोली तो 80 करोड़ एक छोटी सी रकम है, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल में पता चला है कि आपके कॉलेज को थोड़े बहुत पैसे की बहुत ज़रूरत है। इसलिए नेत्रा ने जो कुछ भी किया, अगर आप उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपके कॉलेज में इन्वेस्ट करूंगी, और मैं इस बात की भी गारंटी लेती हूं मैं खुद नेत्रा को इस कॉलेज से निकलवाना लूंगी। मॉम, नेत्रा चिल्लाई, वह ये कॉलेज नहीं छोड़ना चाहती थी। अशीजी ने उसे घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। क्या अब ऐसा होगा कि उसे इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा? ये सब अशीजी ने बहुत सोच समझ कर बोला था, क्योंकि अगर वह खुद नेत्रा को कॉलेज से निकलवाती तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड होने का कोई टैग नहीं लगता और फिर वह आराम से उसे विदेश में पढ़ने के लिए भेज सकती थी। नेत्रा की मॉम इस बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि प्रिंसिपल संदीप उन्हें अपनी और ज़्यादा ठंडी आंखों से देख रहा थे। वह बोले, मिसेज अशी, आपको और आपकी बेटी को सच में जो कुछ भी हुआ उसका कोई पछतावा नहीं है। मुझे तो इस बात पर अफसोस होता है कि नेत्रा के पास आप जैसे माँ है, और मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 80 करोड़ की जगह 800 करोड़ भी देती तो भी मैं नहीं लेता और केस फाइल करके नेत्रा को कॉलेज से निकल देता। थोड़ा रुककर प्रिंसिपल संदीप आगे बोले, मैं मानता हूं कि हमारे कॉलेज के पास पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन अभी हम इतने गरीब भी नहीं हुई कि जो हमें आपसे पैसे लेने की ज़रूरत पड़े। मिसेज अशी, आप एक काम क्यों नहीं करती जो आप मुझे पैसे देना चाहती हैं, उन पैसों से आप अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा वकील ढूंढ ले। इतना बोलकर प्रिंसिपल संदीप अब उनकी ओर देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को देखकर कुछ इशारा किया, जिसे समझकर उनका असिस्टेंट उन दोनों के पास गया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। आप दोनों प्लीज यहां से चले जाइए। प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खुला था, इसलिए बाहर गेट पर खड़े हुए गार्ड्स भी ये तमाशा देख रहे थे। अगर वह दोनों यहां से नहीं जाते तो मजबूरन उन्हें दोनों को यहां से खींचकर बाहर निकालना पड़ता। मॉम, नेत्रा फूट फूट कर रोने लगी, ये बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अब चलो यहाँ से। इतना बोलकर अशीजी ने अपने दांत पीस लिए। अब वह अपनी और ज़्यादा बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वह नेत्रा को खींचकर वहाँ से ले गई। अशीजी ने अपने मन में सोचा कि पहले वह यहाँ से जल्दी निकले, फिर वह जाकर दूसरे तरीकों के बारे में सोचेंगी। प्रिंसिपल संदीप सच में दोनों माँ और बेटी से नाराज थे। अशीजी और नेत्रा वहाँ से तो चले गए, लेकिन उनके दिल की आग अब ज्वालामुखी बन चुकी थी। अंकल, अकीरा ने एक कप चाय निकाली और उसे उनकी ओर बढ़ाई, आप चाय पीजिए। प्रिंसिपल संदीप ने अकीरा के हाथों से चाय ले ली और अपने दिल में गर्माहट के साथ उन्होंने उसकी तरफ देखा। अकीरा भी उनकी तरफ देखने लगी। प्रिंसिपल संदीप को लगा कि अकीरा के सामने पैसे की बात करना थोड़ा शर्मिंदगी भरा होगा। हाँ, उनके पास पैसों की कमी थी, क्योंकि वह अपनी कॉलेज में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए मेडिकल साइड की एक बिल्डिंग बना रहे थे, जिसके अंदर हर तरह की टेक्निकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल होंगे, इसलिए उनके पास थोड़ी पैसों की कमी पड़ गई। अकीरा ने कुछ सोचते नहीं कहा, अंकल, मेरे पास अपनी कुछ सेविंग्स है, इसलिए मैं वह पैसे इस कॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। क्या मैंने तुमसे एक बार भी पैसे मांगे? प्रिंसिपल संदीप गुस्से से मुस्कुराते हुए आगे बोले, इसके अलावा अगर तुम पैसे इन्वेस्ट भी करना चाहती हो तो कितने करेगी? तुम्हारी पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होगी। तुम्हारे इतने पैसे इन्वेस्ट करने से क्या होगा? क्योंकि वह अकीरा को पॉकेट मनी ज़्यादा से ज़्यादा महीने के 10,000 रुपये मिलते थे। इसके अलावा अकीरा की खुद की सिचुएशन भी अभी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो आखिर वह ऐसी हालत में उसे पैसे कैसे मांग सकते थे? प्रिंसिपल संदीप अकीरा को समझाते हुए अपनी नर्म आवाज़ में बोले, अच्छी बात है कि तुम दिल से मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें अपने पैसे सेव करने चाहिए, और वैसे भी अभी मैं हूँ तो तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद कोई ना कोई इन्वेस्टर जरूर ढूंढ लूँगा। वहाँ पर खड़े प्रोफेसर आयुब भी आगे आए और अकीरा से बोले, हाँ स्टूडेंट अकीरा, तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, इस तरह की चीज़ों में तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। हम सब हैंडल कर लेंगे, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अमीर हूँ, अकीरा ने जवाब कहा, मेरे पास तो 10,000 नहीं। इतना बोलकर उसने सोच समझदार बताया, 1 अरब, क्या ये काफ़ी है? प्रिंसिपल संदीप, प्रोफेसर आयब, ये सुनकर वह शॉक्ड हो गए। अकीरा फिर बोली, ये 2 अरब, अगर यह काफ़ी नहीं है तो 5 अरब भी ठीक है। 5 अरब, ठीक है।
प्रोफेसर आयुब जो खड़े खड़े थक गए थे, इसलिए वह चेयर पर बैठते ही वाले थे, लेकिन गलती से उनका हाथ चेयर पर लग गया और वह नीचे जमीन पर गिर गए। आह माँ मर गया, वह दर्द में चिल्लाए। कितना? प्रिंसिपल संदीप ने प्रोफेसर को इग्नोर करके अपने कानों को छुआ, ये सोचकर कि उन्हें सुनने में कोई गलती हुई थी। 5 अरब। जब अकीरा के मुंह से इतना सारे पैसे की बात निकली तो वह सोचने लगे कि क्या इतने अरब रुपए उसके लिए खर्च करना नॉर्मल सी बात है। यहाँ तक कि कॉलेज की सबसे बड़े शेयर होल्डर ने कभी इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए होगी। क्या ये काफ़ी है? अकीरा को इतना नहीं पता था कि प्रिंसिपल संदीप को कितने पैसों की ज़रूरत है और उसे कितना कॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए जितना उसके दिमाग में आया उतना उसने बोल दिया। अकीरा, तुम्हें में ही मिल था ये सब मजाक करने के लिए, प्रिंसिपल संदीप ने शॉप से बाहर आकर हंसते हुए कहा। ये ठीक है। अकीरा ने अपना सिर हिलाया और अपना फ़ोन निकाला और एक प्रोफेशनल की तरह जल्दी से कुछ टाइप किया। फिर प्रिंसिपल संदीप से बोली, अंकल, मैंने आपको 1 अरब रुपीस ट्रांसफ़र कर दिए हैं, क्या ये काफ़ी है? अकीरा का इतना सीरियस चेहरा देखकर प्रिंसिपल संदीप भी परेशान हो गई। क्या वह सच में इतनी ज़्यादा अमीर हैं? जैसे ही अकीरा ने बोलना बंद किया, प्रिंसिपल संदीप की पॉकेट में रखा हुआ उनका मोबाइल फ़ोन बज उठा। प्रिंसिपल संदीप हैरान रह गए। नहीं है न? उसने घबराते हुए अपना फ़ोन निकाला। पेमेंट मैसेज, आपके बैंक कार्ड का लास्ट नंबर 0766 है जिस पर 1 अरब पैसे पेड हुआ है। ये देखकर प्रिंसिपल संदीप की आंखें पांडा से भी ज़्यादा बड़ी हो गई और वह जीरो को अकाउंट करने लगे। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। इतने जीरो देखकर तो उनका सिर चकरा रहा था और उन्होंने अपनी पकड़ फ़ोन पर मजबूत कर दी। वह अपने होठों को चबाते हुए बोले, अकीरा, तुम। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकाल रहे थे। अकीरा को पास इतना पैसा कहाँ से आए? अकीरा शर्मा फैमिली से थी, लेकिन तब भी उन्हें पता था कि वह इतने पैसा अकीरा को नहीं देने वाले। अंकल, आप हकला क्यों रहे हैं? अकीरा ने बहुत शान से कहा। अभिवंत मुझे लेने के आ गया होगा, इसलिए अब मैं चलती हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद अकीरा ने अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। प्रिंसिपल संदीप और प्रोफेसर आयुब अभी भी गहरे सदमे में थे। जब तक वह उनकी नज़रों से गायब नहीं हो गई, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अकीरा में मुंह से अभिवंत के बारे में सुनकर प्रिंसिपल संदीप धीरे धीरे होश में आ गए। अभिवंत एक प्लेबॉय, उसके पास सबसे ज़्यादा पैसों हैं, यह अरबों रुपए शायद उसे ही उसने दिए होंगे। इस बारे से सोचने पर प्रिंसिपल संदीप के दिमाग में और कोई ख्याल नहीं आया। सेक्रेटरी प्रिंसिपल संदीप ने उसे ऑर्डर दिया, जाओ और जल्दी एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाओ जिसके अंदर अकीरा फ्यूचर में इस कॉलेज को सबसे बड़ी पहली शेयर होल्डर होगी। सेक्रेटरी ने रिस्पेक्टिवली अपना सिर हिलाया और अपने मन में सोचने लगा, फ्यूचर की मिस अकीरा सच में यहाँ की सबसे बड़ी शेयर होल्डर होगी। मिस अकीरा अमेजिंग है, अभी 20 साल की उम्र में, और वह अभी से कॉलेज की शेयर होल्डर बन गई। प्रिंसिपल संदीप ने आज कामनी जी के रवैये के बारे में सोचा। आज इतना सब कुछ हो गया कि उनका अब सिर दर्द हो रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त मिस्टर देवांश शर्मा को कॉल किया। मिस्टर शर्मा, जो समुद्र से दूर बैंक्वेट पार्टी में थे, उनका फ़ोन बजा। उन्होंने देखा तो प्रिंसिपल संदीप का कॉल था। उन्होंने जल्दी से कॉल उठकर चिंता से पूछा, अरे संदीप, तुमने मुझे अचानक क्यों कॉल किया? क्या मेरी प्यारी भतीजी ठीक तो है ना? प्रिंसिपल संदीप ने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया और जो कुछ भी हुआ उन्हें सब बता दिया। दूसरी ओर जब मिस्टर शर्मा ने यह बात सुनी तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। प्रिंसिपल संदीप ने अपने परेशानी भरी आवाज में कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें भड़काए तुम्हारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश की, बस बात इतनी सी है कि वह सच में बहुत ज़्यादा गलत था। अकीरा के साथ अन्याय हुआ है। न सिर्फ तुम्हारी पत्नी ने उसकी मदद की बल्कि बाहर वाले लोगों के साथ मिलकर उसे धमकाने की भी कोशिश की। ये सब आखिर क्या है? मैं सब देख लूँगा। देवांश जी ने सीधे ये 4 शब्द कहे और कॉल कर दी। अब उन्हें लग रहा था जितनी जल्दी हो सके उन्हें वापस मुंबई जाना था। फ़ोन रखते ही देवांश जी ने अपनी गुस्से से टाई खींची। क्या बात है? अकीरा के दादाजी और भाई, जो दोनों उसके पास खड़े थे, जब उन्होंने देखा कि देवांश जी के एक्सप्रेशन ठीक नहीं है तो वह ये पूछे बिना रह नहीं सके, क्या अकीरा को कुछ हुआ? डैड, क्या सच में मेरी बहन को कुछ हुआ है? वेदांश ने चिंता से पूछा। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। देवांश जी ने गहरी सांस ली और मुस्कराते हुए बोले, यह कोई सीरियस मैटर नहीं है पिताजी, आपको इतनी चिंतित करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वह उन्हें इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब बूढ़े आदमी ने उसे गुस्से से देखा और बोले, तुम्हारा क्या मतलब है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है? क्या उनके लिए अकीरा का मामले कोई छोटी बात थी? ये सच है। अखिलेश जी ने एक गहरी सांस लेकर जो कुछ कॉलेज में हुआ उन्हें सब बता दिया, लेकिन एक बात नहीं बताई। मुंबई। देवांश जी ने यह नहीं बताया कि इस मामले के अंदर उनकी पत्नी कामिनी जी का हाथ था। किसी ने सच में मेरे प्यारी पोती को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अकीरा के दादाजी अखिलेश शर्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए।
ये सब उस लड़की नेत्रा का काम है। देवांश जी ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें बहुत ज्यादा गहरी हो गई। अखिलेश जी ने गुस्से से कहा, मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रखना चाहता। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही है, जितनी जल्दी हो सके सब मुंबई के लिए निकालो। इतना बोलकर अखिलेश जी बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे। पिताजी, मैं भी यहाँ नहीं रुकना चाहता, मैं जल्दी ही मुंबई निकालने के लिए फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ, देवांश जी ने जल्दबाजी में कहा। उनके पास में खड़ा हुए देवांश जी का असिस्टेंट जो सब सुन रहा था, वह परेशान होते हुए बोला, बॉस, बिग बॉस, यांग मास्टर, आप तीनों का अभी भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारा अभी यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। क्या वो हमारे परिवार की बेटी से ज़्यादा जरूरी है? वेदांश ने उसे घूरते कर कहा। सच तो यह है कि उन्हें अभी तक बहुत देर हो गई थी। यहाँ से गेम खत्म होने के बाद 2 दिन पहले ही उन्हें चले जाना चाहिए था। बस इस बैंक्वेट पार्टी के कारण उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ा। इसके आगे अशर ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वे सभी लोग रेसिंग सर्कल में बड़े लोग थे और कुछ लोग उनके साथ इन्वेस्ट करने को भी तैयार थे, लेकिन ये सब उनकी प्यारी राजकुमारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। क्या मिस अकीरा को कुछ हुआ है? अशर ने हिम्मत जुटकर पूछा। बॉस, मुझे लगता है हमें ये बैंक्वेट पार्टी खत्म करने ही जाना चाहिए। अखिलेश जी ने अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहा, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी परिवार की बेटी को बिना किसी कारण के फंसाया गया है, वह पता नहीं इस वक्त किस हालत में होगी। जितना ज़्यादा वह ये सब बोल रहे थे, उतना ही ज़्यादा देवांश और वेदांश अकीरा के लिए परेशान हो रहे थे। जाओ और टिकट बुक कराओ, हम आज दोपहर में वापस यहाँ से निकलेंगे, देवांश जी ने कहा। ये सुनकर अशर रोना चाहता था, लेकिन वह उन तीनों को रोक नहीं सका, इसलिए वह टिकट बुक करने के लिए वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अकीरा को अभी तक पता ही नहीं था, उनकी वजह से उसके परिवार के लोग अपना काम बीच में छोड़कर वापस आ रहे हैं। जब अकीरा कॉलेज से बाहर निकली तो उसने बाहर ही अभिवंत की कार को खड़ा हुआ देखा। अकीरा ये देखकर जल्दी ही जाकर कार में बैठ गई। अभिवंत ने उसका बैग उतारकर अपने हाथ में थाम लिया और अपनी फीनिक्स जैसी आंखों में हल्का मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरी पत्नी मिसेज अकीरा अभिवंत सूर्यवंशी ने सभी को अच्छे से सबको सिखाया, वेरी पावरफुल। तभी तो तुम सिर्फ मेरी हो, ये लाइन उसने अपने मन में बोली। नो, अकीरा ने अपनी आंखें मटकते हुए कहा, दोपहर होने को है, मुझे भूख लगी है, खाना। इतना बोलकर वह बच्चों की तरह अभिवंत के सामने अपना मुंह बनाने लगी। ये देखकर अभिवंत को हंसी आ रही थी और उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से व्याख्यात को किसी होटल में ले जाने का इशारा किया। अभिवंत ने अकीरा को प्यार से देखते हुए कहा, वैसे मुझे तुम्हें कुछ कहना है, शर्मा को ऑपरेशन, तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? अब तक अभिवंत ने मिस्टर शर्मा को देश से बाहर भेज दिया था, इसलिए शर्मा कॉरपोरेशन का कोई बॉस नहीं था। पहले बार अभिवंत ने छुपकर शर्मा कॉरपोरेशन की मदद ना की होती तो कंपनी बहुत पहले ही दिवालिया हो चुकी होती। अकीरा भी हाल ही में मेडिकल ट्रांसलेशन और रिपोर्ट्स में इतनी बिजी हो चुकी थी, वह इस बारे में बिल्कुल भूल ही गई। शर्मा को ऑपरेशन उसकी मां की कड़ी मेहनत है और वह उन्हें इस तरह दिवालिया नहीं होने दे सकती। ठीक है, चलो पहले लंच पर चलते हैं, फिर उसके बाद मैं कंपनी देखने के लिए जाऊंगी, अकीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब। ठीक है, अभिवंत ने कहा। अल्पविराम डॉट नेत्रा कार में बैठी हुई अभी तक वह रो रही थी। मॉम, मुझे क्या करना चाहिए? अगर इस बारे में सबको पता चल गया तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी, और ऊपर से मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। नेत्रा की बात सुनकर अशी जी गुस्से से उसे पर ही भड़क गई। क्यों हुआ? अब तुम्हें डर लग रहा है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अकीरा के खिलाफ जाकर उसे मत भड़काओ, लेकिन तुम्हें तो बस अपने मन की करनी है। सच में आज उन्हें अपनी इस नालायक बेटी की वजह से इतना शर्मिंदा होना पड़ा। प्रिंसिपल संदीप सिर्फ इस बारे में बात कर रहे थे, अब वह नेत्रा के खिलाफ जरूर स्ट्राइक एक्शन लेंगे। अशी जी ने एक गहरी सांस ली, फिर वह कुछ सोचते हुए नेत्रा से बोली, भले ही वह तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है वही यह सब कल ही करेंगे, तो हमारे पास अभी भी टाइम है। तुम टेंशन मत लो, घर जाकर मैं खुद तुम्हारी दादी से इस बारे में बात करेंगे, और देखना कल का सूरज उगने से पहले ही हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाँ, नेत्रा ने अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं उस प्रिंसिपल को तुम्हारे लिए मना नहीं पाए। इतना बोलकर अशी जी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं देखती हूँ कि क्या वह तुम्हें ऐसी सज़ा देने की हिम्मत करते हैं। नेत्रा ने अपनी मॉम को देखा जो पूरे कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, जिस कारण उसे भी थोड़ी हिम्मत मिली। आखिर वह उसकी मॉम थी और वह भी एक हाई क्लास लेडी बन चुकी थी, तो उनकी भी मुंबई में बहुत सारे हाई क्लास लोगों के साथ रिलेशनशिप थे। यहाँ तक कि मिस्टर रायजादा भी उन्हें जानते थे। क्या प्रिंसिपल संदीप सच में अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं? अशी जी का मतलब था कि प्रिंसिपल सर ने उनसे पैसे लेने को मना कर दिया, इसलिए वह अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं। वह बस इतना चाहती थी कि पैसे देखकर सारा मामला रफा दफा हो जाए।
तभी कुछ सोचकर अचानक नेत्रा को रोना आ गया। जब वह कॉलेज से अपनी मॉम के साथ बाहर निकली थी तो वहां पर जो लोग पहले से खड़े थे वह सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो पहले उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, जिस कारण नेत्रा का चेहरा पीला पड़ गया। अभी भी उन लोगों की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उस टाइम वह उन लोगों पर चिल्लाई भी थी, जिस वजह से वहां पर खड़ी लड़कियों ने उसे एक मजाक की तरह देखा और उसके ऊपर हंसते हुए वहां से निकाल गई। उसके ख्यालों से बाहर आते हुए अचानक नेत्रा का फ़ोन बजा। नेत्र ने जब फ़ोन निकाल कर देखा तो उसके ऊपर एक न्यूज़ चल रही थी। तुझे देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश होने वाली थी। गांधी यूनिवर्सिटी, सब कुछ इन्फॉर्म किया जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट स्टूडेंट नेत्रा ने लीक की थी, जिसका साफ मतलब था कि वह अपने ही क्लासमेट को फंसाना चाहती थी। लेकिन सही समय पर स्टूडेंट अकीरा ने सब कुछ संभाल लिया और हमारे कॉलेज के रेपुटेशन बर्बाद होने से बच गई। मॉम, नेत्रा के फ़ोन पकड़े हुए हाथ कांप उठा और वह फिर जोर से चीख कर रोने लगी। वह खत्म हो गई, सब खत्म। अशी जी का चेहरा पीला पड़ गया था। इतनी जल्दी? प्रिंसिपल संदीप ने अनाउंस भी कर दिया, उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। डिंग डिंग डिंग। अचानक अशी जी का सेल फोन बज उठा। जब अशी जी ने फ़ोन करने वाले का नाम देखा तो उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। ये कॉल उन्हें फॉरेन की एक यूनिवर्सिटी से आया था। अशी जी हमेशा चाहती थी कि नेत्रा विदेश जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और उनके परिवार का नाम रोशन करें। जिस कारण उन्होंने मिस्टर रायजादा के नाम का बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया। वह यूनिवर्सिटी विदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक थी। ये वह थी जिन्होंने बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन नेत्रा का फॉर्म भरा था और जितने भी टेस्ट हुए सबको उन्होंने क्लियर किया था। अशी जी ने एक गहरी सांस ली और कॉल का जवाब दिया। हेलो मुंबई, क्या यह मिसेज अशी बोल रही हैं? दूसरी तरफ से एक आदमी जिसने इंग्लिश में ये बोला, यूनिवर्सिटी ने मिस नेत्रा की एडमिशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, इसलिए अब आपको मिस नेत्रा के लिए कोई और यूनिवर्सिटी देख लेनी चाहिए। रिजेक्टेड? क्यों क्यों? अशी जी ने पैनिक करते हुए पूछा। क्यों नहीं कर सकते? दूसरी तरफ से उस आदमी ने इंग्लिश में कहा। मिस नेत्रा अभी जवान है, कैपेबल है। वह तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि खुद के ही क्लासमेट की बनाई हुई रिपोर्ट को लीक करने जैसी हरकतें कर सकती हैं, जो चीज़ हमारा कॉलेज बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी को छोड़कर दुनिया में किसी और यूनिवर्सिटी में मिस नेत्रा का एडमिशन करवा सकती है। दूसरी ओर से बात करने उस आदमी ने सीधा कॉल कर दी। अशी जी फ़ोन पकड़े हुए थी, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह इतना शॉक थी कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह क्या रिएक्शन दे। काफ़ी देर बाद उसका पूरा शरीर कांप उठा, जैसे कुछ सोच रही हो। उसने जल्दी से कहा, जल्दी मिस्टर रायजादा को बुलाओ, मुझे पता है अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। अल्पविराम डॉट। दूसरी तरफ अकीरा और अभिवंत ने अच्छे से होटल में खाना खाया। इस वक्त दोनों कार में थे। रास्ते में अभिवंत ने अपना दिमाग नॉर्मल करके अकीरा को शर्मा कॉर्पोरेशन की फाइल थमा दी और कुछ अच्छे बिजनेसमैन इन्वेस्टर जिससे उन्हें अभी थोड़े टाइम पहले ही कांटेक्ट किया था उसकी भी एक फाइल अकीरा को थमा दी, जिसे पढ़ने के बाद अकीरा को अपना सिर दर्द महसूस हुआ। आज तो उसे मानना पड़ेगा कि उसके पिता सच में कैपेबल थे, जो उन्होंने उसकी मां की छोटी सी कंपनी को इतना बड़ा बना दिया। लेकिन बाद में शिरीन के स्कैंडल की वजह से उसके शेयर गिरते रहे, जिससे कंपनी बैंकक्रप्ट होने की कगार पर आ गई। तभी उसे टाइम अभिवंत ने पर्दे के पीछे रहकर उनकी मदद की, तो आज शर्मा कॉर्पोरेशन दिवालिया होने से बच गई। अकीरा ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मॉम, आपको मिस्टर शर्मा में क्या पसंद था? जहां तक उसे याद है, मिस्टर शर्मा उसकी मां से प्यार नहीं कर करन थे। वह हर दिन अपनी मां को गालियां देते थे। उन्होंने कभी अपनी खुद की बेटी और बीबी की कदर नहीं की। अभिवंत अकीरा के चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे से नोटिस कर रहा था। ये देखकर कि वह अच्छे मूड में नहीं है, उसने सीधे उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। तुम परेशान मत हो, मैं शर्मा कॉर्पोरेशन को खुद हैंडल कर लूंगा, अगर तुम चाहती हो तो। कोई ज़रूरत नहीं। अकीरा ने अपना सिर हल्के से हिलाया। वह कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रही थी। वह फिर बोली, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। चाहे शर्मा कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज जैसे मर्जी हो, वह उनसे मिलेगी और अपनी कंपनी को भी संभालेगी। इसके बारे में सोचने के बाद अकीरा ने कहा, अभी एक फ़ोन कॉल करें और कुछ और लोगों को बुलाएं। अकीरा के तरीके हमेशा से अलग ही रहे हैं। अकीरा ने फाइल बंद बारी और अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, चलो आज मैं भी वहां चल के देखती हूँ। अल्पविराम। अकीरा ने 1 घंटे पहले ही जो मिस्टर शर्मा का असिस्टेंट था उसे पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि वह आधे घंटे के अंदर शर्मा कॉर्पोरेशन पहुंचने वाली है। जब अकीरा कार से उतरी तो वहां पर बिल्कुल सुनसान था, कोई भी नहीं खड़ा था उसका स्वागत करने के लिए। ये देखा अकीरा ने एक गहरी सांस ली। ऑफिस में एक लड़का आराम से अपनी डेस्क पर पैर रखकर गेम खेल रहा थे, मुंह से कुछ बातें कर रहे थे और अपने फ़ोन में लगा हुए थे। बस उनमें से 1-2 लोग ही ऐसे थे जो कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे थे। अरे, क्या आज हमारे पुराने बॉस के असिस्टेंट ने नहीं बताया था कि यहाँ की नई बॉस आने वाली है?
मुझे लगता है कि उनके आने का लगभग टाइम भी हो गया है, हमें उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे के पास जाना चाहिए, एक आदमी ने झिझकते हुए अपने साथियों से पूछा। जो व्यक्ति कॉल पर अपने लिए नूडल्स ऑर्डर कर रहा था उसने अपनी आंखें घुमाईं और बोला, वह लड़की, वह तो बस 20 साल की है, क्या तुम उसे जानती हैं? क्या तुम इतनी छोटी लड़की का स्वागत करने के लिए जाना चाहते हो? तभी जो अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था उसे आदमी ने सीटी बजाई और हंसते हुए बोला, मैंने सुना है कि वह लड़की बहुत कमज़ोर दिल की है। बेहतर होगा कि वह ना आए। अगर वह यहाँ पर आ भी गई तो कहीं मेरी हंसी से ही उसे दिल का दौरा न पड़ जाए। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग एक साथ हंसे। मत करो, जब एक छोटी लड़की डरी हुई हो तो आखिर वह यहाँ पर क्या करने आ रही है? अगर वह ये। इससे आगे वह आदमी अपनी बात भी नहीं पूरी कर पाया कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंजी। दरवाज़ा खटखटाया और किसी ने उसे लात मारकर खोल दिया। ये बहुत तेज थी। ऑफिस में सभी लोग हैरान रह गए। जो व्यक्ति कॉफ़ी बना रहा था वह चौंक गया, आप उसके हाथ से कॉफ़ी का कप पीने से ज़मीन पर गिर गया। जो आदमी गेम खेल रहा था वह भी कांपने लगा और लगभग अपनी सीट से नीचे गिर गया। उन्होंने जल्दी से अपनी नज़रें उठाकर बाहर की तरफ देखा। उसी टाइम बहुत जोर से चिल्लाया, कौन पागल है ये? तभी उसने देखा बहुत सारे काले काले कपड़े पहने हुए आदमी ने दरवाज़ा खुला और दरवाजे के दोनों तरफ रिस्पेक्टफुली खड़े हो गए। तभी एक लड़की ने स्टाइल से कैटवॉक करते हुए ऑफिस के अंदर कदम रखा। उस लड़की ने एक सिंपल वाइट सफ़ेद बेसबॉल जैकेट पहन रखी थी जिससे उसका सेक्सी फिगर अच्छे से शो हो रहा था। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर वह शांति से अंदर की ओर आ रही थी। उसकी वह बादाम जैसी दो आंखें थोड़ी झुकी हुई, बिल्कुल शांति से भरी हुई, और उसका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। एक आदमी उस लड़की के पीछे पीछे चल रहा था। उस आदमी ने भी ब्राउन कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। ऊपर से उसके पावरफुल पर्सनैलिटी, उसके फ्रैक्शन जैसे आइज बिल्कुल कहर दल रही थी। कोई भी देखकर बता सकता था कि वह आदमी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वह आदमी उस लड़की के बगल में आकर खड़ा हो गए जिससे उन दोनों की जोड़ी एकदम बिंदास लग रही थी। वहाँ पर हर कोई शॉक था। ऊपर से उन्हें समझ नहीं आया था कि उनकी इतनी छोटी सी कंपनी में इतने सारे काले कपड़े पहने स्मार्ट लोग कहाँ से आ गए और ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। अकीरा ने अपना पैर उठाया और कदम से कदम मिलाकर अंदर पहुंची। उसकी नज़र वहां टेबल पर रखे हुए चैंपियन स्नैक्स और नूडल्स पर पड़ी, यहाँ तक कि खाली पिज्जा के बॉक्स पर भी नज़र डाली। क्या तुम सब ये कर रहे थे? इतना बोलकर वह लड़की जिसका जो अकीरा था वह मुस्कुराए। क्या तुम सब लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे? ये बात बोलकर वह डेविल स्माइल करने लगी। फिर वह दूसरे आदमी की तरफ देखते और ज़्यादा मुस्कुराते हुए बोली, और तुम? हाँ, तुम गेम खेल रहे थे। जिंदगी छोटी सी होती है, हमें उसे खुलकर जीना चाहिए। अकीरा के चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसके एक्सप्रेशन इतनी ज़्यादा ठंड हो गए जैसे वहाँ पर बर्फ़ गिर रही हो। क्या तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने में मेरी ज़रूरत चाहिए? तो दोस्तों, आखिर स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नोबल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।